गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न की 13 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइस अपना जो यूपीएससी का 2021 का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया है और अभी जो आया नोटिस कि 10 अक्टूबर को होगा। बाकी 10 अक्टूबर को भी होगा या नहीं होगा तो वो फर्दर नोटिस आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल आप 10 अक्टूबर अपना मतलब कि मान के चलें कि 10 अक्टूबर को ही होगा। बाकी गाइस उसके बाद क्या करना है, अभी पोस्टपोन हो गया है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक था जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। आप उस वीडियो से जाके आप थोड़ा अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फाइन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द इजराइल पैलेस्टीन्स ओल्ड ग्रीवेंसेस फ्यूल न्यू फाइटिंग। एक सेकंड। यस, आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्या द्वारा इजराइल और पैलेस्टाइन्स में क्या है मतलब कि वार हो रहा है। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा। फाइन, तो क्योंकि आपको पता ही है कि पहले भी जेरूसलम को लेके या फिर वेस्ट बैंक को लेके इन दोनों कंट्रीज़ में लड़ाई रहती थी। तो अभी क्या है, उन्हीं पुरानी फाइट्स की वजह से ही द्वारा और जो फाइट्स है वो बढ़ रही है। फाइन, अभी रिसेंट देखते हैं कि रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट है उसका रीज़न क्या है। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि अल अक्सा मॉस्क्यू पे जो मस्जिद है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है। यहाँ पे 160 लोगों को भी ज़्यादा मतलब कि वाउंडेड किया गया। किसके द्वारा? इजरायली पुलिस के द्वारा, जो क्लैश होती विद पैलेस्टाइनियंस एट जेरूसलम अल अक्सा मॉस्क्यू। फाइन, तो जेरूसलम के ये जो मस्जिद है वहाँ पे क्या हुआ है, मतलब कि इजराइल पुलिस ने क्या किया है, पैलेस्टीनियन जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या किया, घायल किया। फाइन, जो अल अक्सा मॉस्क हमने अभी भी पढ़ा था कि ये इस्लाम्स का एक मोस्ट रेवर्ड लोकेशन है, मतलब कि काफ़ी सेक्रेट लोकेशन है, थर्ड सेक्रेट लोकेशन है और ये कहाँ पे है, जेरूसलम की ओल्ड सिटी में। अब हम देखते हैं कि एविक्शन ऑफ सम पैलेस्टीनियन फैमिली इन ईस्ट जेरूसलम। इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम कैप्चर किया था जोर्डान से 1967 में 6 डे वॉर में और उसके बाद उसको मतलब कि एनेक्स कर लिया था, उसको हथिया लिया था। फाइन, इस कन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड क्या, वैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है क्योंकि हमने अभी देखा था बीच में, हमने लास्ट को डेली करंट अफेयर्स में न्यूज़ पढ़ा था जिसमें ये बोला था कि फाइनली जो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू था जेरूसलम को लेकर, वो फाइनली अब हमने मतलब कि कर दिया है, फाइनल कर दिया है कि किसको कितनी टेरिटरी मिलेगी। लेकिन अगेन इन दोनों कंट्रीज़ में क्या है, कन्फ्लिक्ट आ गया है। फाइन, तो अभी ये जो कन्फ्लिक्ट है वो आज से नहीं चला जा रहा है, वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से चल रहा है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड क्या हुआ था, 3 लाख जो ज्यूज़ थे, आपको पता है जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा जो ज्यूज़ थे वो पैलेस्टाइन में माइग्रेट हो गए थे और उन्होंने न्यू कंट्री डिमांड करी थी। फाइन, इसके अलावा 1947 में यूएन ने क्या किया, वोट किया कि हमें पैलेस्टाइन को स्प्लिट करना चाहिए अरब्स एंड ज्यूज़ में। फाइन, मतलब कि इनिशियली जब आपको पता है जर्मनी में कितने सारे ज्यूज़ थे, तो जब 3 लाख ज्यूज़ थे वो पैलेस्टाइन में आ गए थे, माइग्रेट हो गए थे। 47 में बोला कि यूएन ने कि पैलेस्टाइन को हमें बांट देना चाहिए अरब्स में और ज्यूज़ में, जैसे हमारे इंडिया को बांटा था, इंडिया और पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम नेशन में, ऐसा। ठीक है, तो फिर जो जू रेजिडेंट्स हैं उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, इजराइल को इंडिपेंडेंस दी जाए और इजराइल को एक स्पेशली ज्यूज सिटी बनाई गई 1948 में, जबकि अरब्स ने इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। फाइन, अब इंडिया का क्या कहना है इजराइल और पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट में। देखो, इंडिया हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन को बिलीव करता है, ये चाहता है कि हाँ, एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए पैलेस्टाइन का, लेकिन क्योंकि इंडिया को भी अपने रिलेशंस जो इजराइल के साथ है उसको भी मेंटेन करना है। देखो, आपको भी पता है कि इंडिया में क्या हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। फाइन, देखो इंडिया का इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। फाइन, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इजराइल की एडवांस्ड है, हर जगह में इजराइल क्या है, इंडिया को पता था, कोऑपरेट करता है। लेकिन इंडिया पैलेस्टाइन मुस्लिम्स को जो ग्रीवेंसेज हो रहे हैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज इससे जो इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। फाइन, तो इसलिए क्या, रिसेंट कन्फ्लिक्ट में इंडिया ने बोला है कि दोनों साइड्स को, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को अपना जो स्टेटस किया है उसको अवॉइड करना चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए ऑन द ग्राउंड। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फेक एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स हैव रीसरफेस्ड इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन की, इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो इसमें जो लोग हैं जिनको पैसा कमाना है अभी भी, तो वो फेक या फिर जो सब स्टैंडर्ड है, जो लो क्वालिटी के ड्रग्स हैं उनको मार्केट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, WHO ने डिफाइन किया है कुछ फेक मेडिसिन को, काउंटरफिट मतलब कुछ डुप्लीकेट मेडिसिन को एज मेडिसिन, वो मेडिसिन जो डेलिबरेटली या फिर फ्रॉड तरीके से हम क्या करते हैं, उसको मिस लेबल करते हैं उसी सेम मेडिसिन के नाम से, सो दैट हम उसको उस आइडेंटिटी से बेच सकें। लाइक अगर कोई पैरासीटामोल हो तो आपने पैरासीटामोल की आइडेंटिटी लगा दी, लेकिन वो आपने एक्चुअल में वो मेडिसिन नहीं है। राइट, तो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी क्वालिटी उतनी नहीं होती जो एज पर स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अभी क्या, OECD, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिसर्च की गई है एंड
यूरोपियन यूनियन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, इन दोनों के द्वारा एक रिसर्च की गई है जिसमें ये बोला है कि डिस्पाइट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, ठीक है, और इंडिया वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है फेक प्रोडक्ट्स में। मतलब कि हमारे पास ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी खासी बॉडी है, लेकिन स्टिल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेक ड्रग्स हैं या जो फेक मेडिसिन हैं वो प्रोडक्शन होती हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है वो रेगुलेट करता है द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से ड्रग्स कहाँ पे इंपोर्ट होंगे, कहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, ये पर्टिकुलर एक्ट करता है। फाइन, हम देखते हैं इंडिया इतना फेक ड्रग्स का लीडिंग प्रोड्यूसर क्यों है। क्योंकि सबसे पहले क्या, हमारे जो लॉज हैं उसका इतना अच्छी यूनिफॉर्मिटी नहीं है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमेशा इनएडुकेट रही हैं और हमारे पास जो स्पेशल ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी कमी है। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन की प्रैक्टिस रही है, लाइक बुखार है तो अपना पैरासीटामोल ले लो, तो हर बंदा अपने घर का डॉक्टर है। इसके अलावा जेन्युइन मेडिसिन की जो हाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए हमारे इंडिया में फेक मेडिसिन लो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बिक जाती है आराम से। इसके अलावा क्या मेजर्स हैं जो लेनी चाहिए सो दैट हम ये फेक मेडिसिन को कम से कम सर्कुलेट कर सकें या बिल्कुल मिटिगेट कर सकें। हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसमें हमें क्या करना होगा, वेरियस जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कस्ट पुलिस हो गया, इन सबको आपस में कोऑपरेट करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा सो दैट जो ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं हम उनको कॉम्बैट कर सकें और पेशेंट्स की सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकें। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको अपग्रेड करना चाहिए सो दैट वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें जैसे बारकोड, होलोग्राम्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल में जो वो मेडिसिन बेच रहे हैं वो रियल है या नहीं। फाइन, हर एक प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मतलब कि फेक, नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स देख लो, हर एक चीज़ में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिकते हैं। फाइन, इसके अलावा हमें अवेयरनेस रेज करनी चाहिए कि किस तरह से आप फेक मेडिसिन या जो डुप्लीकेट मेडिसिन है उनके रिस्क से बच सकते हो। नेक्स्ट है PLI स्कीम कैन ब्रिंग 8 to 12 गीगावाट मोर सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन इकोनॉमी में कवर होगी। मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है। सिंपल बात ये होता है कि ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये अभी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एडिशनल 8 से 12 गीगावाट ऑफ सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडिया की। इंडिया ने अपना टारगेट कर रखा है कि हमें 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करने हैं 2030 तक, और इसके लिए जो 240 गीगावाट है वो अभी अचीव करना हमारा बाकी है, ठीक है। मतलब 280 हमारी टारगेट है और 240 अभी बाकी है। अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं ताकि हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी को, टारगेट को पूरा कर सकें या बढ़ा सकें। इसलिए अभी हमने डेवलपमेंट किया है एटलीस्ट 25 सोलर पार्क्स का एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का, सो दैट हम अपनी 20,000 मेगावाट जो सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके टारगेट को अचीव कर सकें। सेकेंड है नेशनल सोलर मिशन। इसमें हमने क्या करना है, इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर एस्टेब्लिश करना है सोलर एनर्जी में, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करें सो दैट हम अक्रॉस द कंट्री इस नेशनल सोलर मिशन को पूरा इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम, इसमें हमें अपनी 40,000 जो मेगावाट की जो कैपेसिटी है, मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि लोग अपने घरों के ऊपर छत वगैरह पे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करें सो देन हम अपनी जो 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी है वो यहाँ से हम अपनी पूरी कर सकें। इसके एक सूर्य मित्रा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें क्या करना है, यूथ में स्किल्स डेवलप करनी है सो देट हमें कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना है कि वो एक न्यू एंटरप्रेन्योर बन सके सोलर एनर्जी सेक्टर में। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर एनर्जी एजेंसी ने इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन जो 2020 में है उसको अभी बोले कि 50% तक वो डिक्लाइन हो सकती है सिंस 2019। मतलब कि इंडिया ने 2019 तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद कहीं ना इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो गया। अब वो क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काम करना है वो डिले हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टू लॉन्च लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइसेज फॉर इलेक्ट्रिक 2-3 व्हीलर्स, ठीक है। तो अभी आपको पता ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये आपको पता ही होगा, सो दैट हम अपने एमिशंस कम कर सकें। ये जो फॉसिल फ्यूल्स की जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम डिक्रीज कर दें। तो हाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बात कर लेंगे, लेकिन ऑफकोर्स हमें उसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे। तो चार्जिंग स्टेशन हम लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइसेस लॉन्च कर लेंगे 2 और 3 व्हीलर के लिए। फाइन, अभी के जो DST दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑफिस है किसका, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, ये क्या काम कर रहा है, नीति आयोग टीम के साथ क्लोज कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है और इसी इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। इन्होंने बोला है कि जो
LAC इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी अडॉप्ट करेंगे। फाइन। अभी देखो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको पता ही यार बार बार चार्जिंग की दिक्कत है, कौन लगाएगा, बीच में स्कूटी रुक गई तो कौन करेगा, है ना। ये सब चीज़ें, पेट्रोल डीजल तो ईजिली अवेलेबल होते हैं ना, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। फाइन। तो अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इससे क्या होगा, लोग ईजिली अडॉप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ठीक है, ग्रुप ने टारगेट किया कि हम क्या करेंगे, ये जो हम लो कॉस्ट व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, सॉरी लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइसेस को जो लॉन्च करेंगे, उनकी कॉस्ट हम बहुत कम रखेंगे, 3,500 रखेंगे फॉर अ स्मार्ट AC चार्ज पॉइंट जो ऑपरेटेड होएगी विद इन अ स्मार्टफोन। फाइन। ये जो यूज़र्स का स्मार्टफोन होगा वो कम्युनिकेट करेगा इन पर्टिकुलर डिवाइसेस से, किसके थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, और आपके लिंक कर देगा आपको बैकएंड पे वेयर ट्रांजैक्शन पेमेंट एंड एनालिटिक्स आर इनेबल। ठीक है, इसके अलावा जो ये डिवाइसेस हैं वो हाईली स्केलेबल होंगे और हर एक प्लेस में हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेटिफाई कर दिया किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। इसके अलावा ऑलरेडी कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम किस सेक्टर में, इस सेक्टर में फॉर द नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज में। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी और हम अपना जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उस पर और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है उसको हम ईजी कर सकते हैं, जो कि लेस पोल्यूटिंग है। इसके अलावा जो ये एडवांस केमिस्ट्री सेल हैं, यह एक न्यू जनरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में या फिर केमिकल एनर्जी फॉर्म में, और उसको वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है व्हेन रिक्वायर्ड। फाइन। सिंपल बात है, जैसे आपकी बैटरीज होती हैं उसी तरह क्या होगा, ये एडवांस केमिस्ट्री सेल होंगे जो स्टोर करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और जब आप जैसे स्कूटी चलाओगे तो वो अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर सकें। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान आया था सो दैट हम अपनी नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी को अचीव कर सकें बाय प्रोमोटिंग द हाइब्रिड एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा फेम इंडिया स्कीम आई हुई है, इसमें हमें क्या करना है सो दैट हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स को जल्दी अडॉप्ट कर सकें। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनकरेज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। 4 फोकस एरिया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, डिमांड क्रिएशन का, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके अलावा फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जिसमें हमें क्या करना है, ऐसे टाइम बाउंड पॉलिसीज बनानी है सो दैट हम इंडिया को मोबाइल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। इसके अलावा एक नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज बाय नीति आयोग। इसका एम ये कि हमें क्लीन, कनेक्टेड, शेयर, सस्टेनेबिलिटी एंड होलिस्टिक मोबिलिटी इनिशिएटिव्स बनाने, मतलब कि जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल और क्लीन हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट है कोविड डिजास्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड, ग्लोबल एक्सपर्ट पैनल। देखो आपको पता है इंडिया में फर्स्ट वेव आई वो इतनी ज़्यादा मतलब कि खतरनाक नहीं थी, फैटाल नहीं थी, लेकिन सेकंड वेव ने बहुत ज़्यादा इंडिया में डैमेज किया। ठीक है, तो आपको ही पता ही है। तो ग्लोबल एक्सपर्ट पैनल उसने बोला है कि कोविड का ये जो सेकंड वेव का डिजास्टर था वो अवॉइड कर सकता था इंडिया, और अभी बोला गया है कि ये जो मेन कोज रहा है वो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स हैं वो रही है। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये रहा है, जैसे कुंभ हो गया या फिर जो इतना इलेक्शन असेंबलीज मतलब कि क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ इतना ज़्यादा कैंपेन्स हो रहे हैं उसमें जो भीड़ रही है, दैट इज़ द मेन कोज फॉर द कोविड डिजास्टर, ऐसा ग्लोबल एक्सपर्ट पैनल के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अभी क्या एक इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स है जिसको अपॉइंट किया गया किसके द्वारा, WHO के डायरेक्टर जनरल के द्वारा। ठीक है, फाइंडिंग्स के WHO ने अभी एक इमरजेंसी डिक्लेयर करी है कि सूनर ही इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कंट्रीज दैट डिवेल्यूड साइंस फेल टू बिल्ड ट्रस्ट इन द रिस्पॉन्स एंड परस्यूट इनकंसिस्टेंट स्ट्रेटजी, मतलब कि सिंपल बात यह है कि जो कंट्रीज साइंस को ज़्यादा नहीं मानती, कहीं ना कहीं वैल्यू, अब आप मतलब कि मैं इंडिया को देख लो, इंडिया में ज़्यादा अपने ट्रेडिशनल कल्चर को या फिर मतलब कि जो सिंपल तरीके हैं, नुस्खे हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो मतलब कि ठीक है, लेकिन सीधा बोला कि जो कंट्रीज साइंस को ज़्यादा डिवैल्यू करती नहीं है, ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी जिसकी वजह से वो इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में पीछे चल गए और हाई इन्फेक्शन और डेथ रेट्स हमें देखने पड़े। ठीक है, जो नेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत ज़्यादा अंडर फंड की गया, हेल्थ सिस्टम और जो हेल्थ वर्कर्स है वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतना क्राइसिस होगा वो इतना लंबा चलेगा। फाइन, रिकमेंडेशन क्या दिए कि हम किस तरह से इस पेंडेमिक को एड्रेस कर सकते हैं। जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए 92 पुअरेस्ट टेरिटरीज इन द कोवैक्स स्कीम। ठीक है, आपको पता है कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में काम करती हैं कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करेंगी। G7 नेशन को कम से कम 60% पे करना चाहिए ऑफ द $19 बिलियन जो रिक्वायर्ड है सो दैट हम वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके पुअर कंट्रीज़ को। इसके अलावा वॉलंटरी लाइसेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, मतलब जैसे जो पेटेंट फाइल होते हैं या फिर जो
जो महंगी महंगी मेडिसिन होती हैं उनको लिए वॉलंटरी लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोल रहा है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको हमें टेम्परेरी टाइम पे रिमूव कर देना चाहिए, जो भी उन पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसके अलावा G20 को एक इंटरनेशनल पैंडेमिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी क्रिएट करनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता है WHO UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो हेल्थ पे काम करती है, जो वर्ल्ड वाइड काम करती है टू प्रमोट हेल्थ, कीपिंग द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ ऐसी रही है कि जो पेंडेमिक है वो इतना रह गई है। सबसे पहले क्या है, मेक इट द लास्ट पेंडेमिक, मतलब हम कैसे कोविड को लास्ट पेंडेमिक मान सकते हैं और आगे अगर ऐसी कोई पेंडेमिक है हम उसके लिए पहले रेडी रहें, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इमीडिएट एक्शन लें, ठीक है, अगर हम लीडरशिप एलिवेट करें, मतलब कि सभी देश आपस में इकट्ठे होकर लड़ें, ना कि आपस में लड़ें। ठीक है, इसके अलावा हमें WHO को स्ट्रेंथन करना होगा, हमें अपने प्रिपेयर्डनेस में इन्वेस्ट करना होगा। लाइक अगर ऐसा कुछ आता भी है तो हम कितना प्रिपेयर हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना होगा। हम एक न्यू ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करना होगा, हम एक प्री नेगोशिएटेड प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करना होगा फॉर टूल्स एंड सप्लाईज। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, एक न्यू इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर ग्लोबल पब्लिक गुड्स, मतलब कि जहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंसिंग की दिक्कत ना आए तो ऐसा हमें ऑलरेडी एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और नेशनल कोऑर्डिनेशन को और इफेक्टिव बनाना चाहिए। फाइन, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। फर्स्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आई थिंक आपको पता होगा ये जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स हैं या फिर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है RBI के द्वारा इशू किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो हम गोल्ड में डिनोमिनेट करते हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा। दे आर सब्सटीट्यूट्स फॉर होल्डिंग द फिजिकल गोल्ड। ठीक है, ये बॉन्ड्स को हम सेल करते हैं किसके थ्रू, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू, या फिर जो पोस्ट ऑफिस को ये हमने पावर दे रखी है, या फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, जो इन बॉन्ड का टेनर होता है वो 8 साल या फिर होता है विद एग्जिट पीरियड आफ्टर 5th ईयर, मतलब कि 5 साल के बाद लेकिन वो एग्जिट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके ऊपर फिक्स कंपेंसेट होता है 2.5% पर एनम का, जो उन्हें सेमी एनुअली पे किया जाता है। फाइन, नेक्स्ट है आपको पता है कोविड का ये डबल म्यूटेंट का वेरिएंट है जो बोला जा रहा है इंडिया का वेरिएंट है। अभी क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया कि WHO इस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट का नाम नहीं देगी। ठीक है, अभी हम इस वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये जो वेरिएंट है इसके 3 और सब वेरिएंट्स हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, और ये जो वेरिएंट है ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। फाइन, जो ये वेरिएंट है ये 44 कंट्रीज़ में फैल चुका है ऑलरेडी, और अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको घोषित कर दिया गया। माना जा रहा है ये सबसे पहले इंडिया में अक्टूबर 2020 में डिटेक्ट हुआ था। नेक्स्ट है कोवैक्सीन रिसीव्स नोट्स फॉर ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन। अभी क्या है, देखो आपको पता है 18 साल से प्लस लोगों को देने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि चिल्ड्रंस को देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसके ऊपर अभी ट्रायल होएगा। अभी के जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है उसने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया कि हाँ वो क्लिनिकल ट्रायल्स बच्चों पे कर सकता है जिनकी एज 2 से 18 साल के बीच में है, और बोला है कि पहला कोरोना वायरस का जो इनकुलेशन है, मतलब कि जो आप ट्रायल करोगे वो आप माइनर्स पे कर सकते हो। कोवैक्सीन इंडिया का पहला वैक्सीन है जो इंडिया का डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, किसके साथ कोलैब करके, ICMR के साथ, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये आपको मैंने बताया था होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब कि एक्चुअल में कोविड का जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में आपकी बॉडी में भेजा जाता है, उसका वीकेंड और डीएक्टिवेट वायरस को यूज़ किया जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज टू ट्रिगर इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। फाइन, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था इन प्रीवियस क्लासेस। नेक्स्ट है WTO ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन फिशरी सब्सिडी। अभी क्या इंडिया और 79 मेंबर जो अफ्रीकन, कैरिबियन एंड पैसिफिक ग्रुप है वो क्या करेंगे, WTO के ये जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है उसको अपोज करें, जिसका एम है, मतलब कि ये जो देखो WTO ने जो ड्राफ्ट बनाया है इसका एम ये कि फिश कंट्रीज़ को ये बोले कि जो आप फिशिंग पे सब्सिडी देते हो उनको कम करो, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनका लाइवलीहुड फिशिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उन कंट्रीज़ ने इसको अपोज किया इंक्लूडिंग इंडिया। फाइन, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है। आपको पता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे अगर कुछ इंप्लीमेंटेशन करना, कोई WTO को जो नॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन करना, तो उनको लॉन्ग टाइम देते हैं कि आप 5 साल में नहीं आप 10 साल में इंप्लीमेंट करो, या फिर उन्हें लोअर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड मेजर्स टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, WTO का जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है वो प्रपोज करे कि हमें क्या करना है कि जो सब्सिडीज़ है उनको टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम्प्ट करना है गिवन बाय डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर फिशिंग क्लोज टू द शोर। नेक्स्ट है OECD, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 37 इसकी कंट्रीज़ हैं, 1961 में से फाउंडेड किया गया था सो दैट हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर सके वर्ल्ड में और वर्ल्ड के ट्रेड को। मोस्टली जो OECD मेंबर्स हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं विद अ वेरी हाई, और उन कंट्रीज़ का
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है और उन्हीं कंट्रीज़ को डेवलप्ड माना जाता है, मतलब कि इसकी 37 मेंबर्स हैं जो कंट्रीज़, वो सभी हाई इनकम है और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है। फाइन, जो ये कंट्रीज और जो उसके पार्टनर्स हैं वो 80% वर्ल्ड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑफिशियली यूएन को ऑब्जर्वर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की अच्छी इकोनॉमी नहीं है और ये लेकिन की इकोनॉमिक पार्टनर है। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो OECD के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जैसे है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, और ये हम पढ़ते भी रहते हैं जब भी न्यूज़ में आता है। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ केनियन टी इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। अभी क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर रेनफॉल इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं केनिया में, जिसकी वजह से जो केनिया की जो टी प्रोडक्शन है वो फ्यूचर में काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, टी को जो चाहिए होता है वो ड्रेन्ड सोइल चाहिए होता है, लोमी सोइल चाहिए होती है विद हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद pH 4.5 to 5.5। और ये जो टी की परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट होती है किस एरिया में, जब 1000 to 2500 मीटर के एल्टीट्यूड में और ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ठीक है, लेकिन वहाँ अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है जिसकी वजह से उसकी जो केनिया की टी है वो खतरे में है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, फॉलोड बाय इंडिया। और इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।